लेकिन तब तक आइए बढ़ते आगे। एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के दोनों मेहमान हैं हमारे साथ तैयार। स्वागत है आपका सेठी साहब और पालिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सेठी साहब करिए शुरुआत लॉन्ग टर्म पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, जो आज का मेरा लॉन्ग टर्म स्टॉक है उस स्टॉक का नाम है ला ओपाला आरजी। यह अभी 390 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता है। भारत की एक लीडिंग टेबलवेयर बनाने वाली कंपनी है। बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स है और हर सेगमेंट को कैटर करने वाले ब्रांड्स है। ब्रांड्स में ला ओपाला, दीवा और सोलिटेयर, ये 3 ब्रांड्स है जो हर सेगमेंट को कैटर करते हैं और ये ऑर्गेनाइज्ड टेबलवेयर सेगमेंट में 50% से ज्यादा का इसका मार्केट शेयर है। फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। 12,000 रिटेलर्स है, 200 डिस्ट्रीब्यूटर्स, बाकी फाइनेंशियल्स भी बहुत अच्छे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से अराउंड 30%, रिटर्न ऑन इक्विटी 16% के। और इस कंपनी में एफआईआईज, डीआईज भी अच्छा खासा भरोसा रखते हैं। उनकी हिस्सेदारी अराउंड 14%, जिसमें प्रोमिनेंट है एचडीएफसी, यूटीआई, डीएसपी और मलाबार फंड। और हाल ही में बाजार के दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया जी ने भी 400 के लेवल पे इस स्टॉक में हिस्सेदारी खरीदी है। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक में अच्छा खासा अपने हाइट से करेक्शन भी होया हुआ है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह, मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 475 रुपए। ओके, 475 के टारगेट के लिए ला ओपाला ये है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने के लिए जैन साहब के फेवरेट स्टॉक सारे आ रहे हैं वापस। एक एमएम फोर्जिंग भी जैन साहब ने जनवरी में रिकमेंड किया था। जब जैन साहब से मैं 10 की कमाई पूछूंगा तब उनसे इस पर राय भी लूंगा, लेकिन आइए तब तक एक बार जरा पूछ लें पालिया साहब से। पालिया साहब लॉन्ग टर्म पिक बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लॉन्ग टर्म पिक रहेगी गुजरात अल्कली। ये स्टॉक में देखें तो डेली वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से इसके मंथली और वीकली सेटअप है, हमें लगता है ये स्टॉक में जिस तरीके से पिछले दिनों में लोअर साइड से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है वापस से करेक्शन के बाद, हमें लगता है ये स्टॉक को लॉन्ग टर्म में यहाँ पे बाय करना चाहिए। और ये स्टॉक के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं करीब 1200 से 1300 तक की अपसाइड हमें लगता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे आते हुए दिख सकती है। तो करंट लेवल से कोई भी करेक्शन या डिप मिलती है तो इसको ऐड करें। 930 से 910 ये बाइंग रेंज हम सजेस्ट करेंगे और 870 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। लेकिन अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें आना चाहिए करीब 1200 से 1300 तक के। 1200-1300 के बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी गुजरात अल्कलीज में। यह है वो स्टॉक। जे के भी पसंद का ये स्टॉक रहा है, लेकिन जैन साहब के पसंद का स्टॉक भी जान ले 10 की कमाई का भी। और जैन साहब आपका एमएम फोर्जिंग, ला ओपाला ये स्टॉक भी रिकमेंडेशन में आते हुए दिखा है। बताएं सर अपनी 10 की कमाई का शेयर भी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एमएम फोर्जिंग जब आया था, और थैंक यू आपने याद रखा, मैंने इनफैक्ट ये 750 के लेवल्स पे दिया था, 850 के टारगेट्स थे। और मुझे लगता है कि जो वरिंदर जी ने जो लॉजिक दी और वो सारी चीजें तो है ही, और साथ में देखिए एग्री कंपोनेंट्स में भी है, O5 कंपोनेंट्स भी है, बहुत सारे हैं, बट उनका शेयर उतना बड़ा नहीं है। बट इट्स अ फैंटास्टिक कंपनी और मुझे लगता है कि ये स्टॉक और भी अच्छा चलेगा। और दूसरा ला ओपाला देखिए सेठी जी ने दिया ही है, मैंने भी दिया हुआ है, और ये भी अब वापस से बढ़िया चलना चाहिए। अब मैं आज जो स्टॉक लाया वो है बामर लॉरी। अगेन शायद ये भी मालामाल वीकली का स्टॉक रहा हुआ है, हमारी टीम ने भी दिया और मैंने भी ये स्टॉक काफी बार दिया। बामर लॉरी की सबसे बढ़िया बात क्या है, डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है। पीएसयू स्टॉक्स थोड़े थोड़े चल भी रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा चलते नहीं है, तो ये स्टॉक बहुत ज्यादा नहीं भी चले तो बहुत ज्यादा टूटता भी नहीं। आप देखिए 151 का हाइस दिखाया हुआ और 112 का लो, ऐसे पैनिक टाइम्स में भी 112 के नीचे नहीं गया। और सबसे बढ़िया बात है डिविडेंड यील्ड 5% का डिविडेंड यील्ड है, जिसको आप बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए। और उससे भी बढ़िया बात है, देखिए कंपनी की अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो बहुत ही बढ़िया, 12 के पी मल्टीपल पे है। और जो सेगमेंट्स है, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग के स्टॉक्स चल रहे हैं, लॉजिस्टिक्स के चल रहे हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म चल रहा है, इन सारे सेगमेंट्स में ये इंडस्ट्रियल ल्यूब्रिकेंट्स में है, इंडस्ट्रियल ल्यूब्रिकेंट्स में भी ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि बिल्कुल, और ड्रम्स में जो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग है उसमें तो लीडर है, बहुत बड़ा मार्केट शेयर कमांड करती है। सिर्फ 2100 करोड़ में ये कंपनी इसलिए मिल रही है, पीएसयू स्टॉक है, नहीं तो स्टॉक इतना सस्ता नहीं मिलता। और ऑलमोस्ट देखो जीरो डेट कंपनी है, बहुत ज्यादा डेट्स नहीं है, 100 करोड़ के डेट्स है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे ले और आराम से जो टारगेट है 150 का लगे। ओके, तो 150 के टारगेट के लिए बामर लॉरी, इस पर करनी है खरीदारी जैन साहब की आज की 10 की कमाई का स्टॉक का। आइए एक ट्रेडिंग कॉल लेते हैं सुमित जी की तरफ से, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाई का स्टॉक लगा
बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 51 रुपए 50 पैसे। मेरे को लग रहा है कि स्टॉक के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक का नाम है एमआरपीएल। एमआरपीएल के अंदर ब्रेकआउट है। पिछले 5 से 7 दिनों में स्टॉक ने लोअर लेवल से तेजी का मूव दिखाने का शुरुआत किया है और ये स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि आने वाले दिनों में 55 रुपए से लेकर 60 रुपए तक का मूव एमआरपीएल के अंदर देखने को मिल सकता है। एमआरपीएल को यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। छोटा सा स्टॉप लॉस नीचे में बैठा है जो कि 49 रुपीज 50 पैसे के आसपास लगाना है। 49.50 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा एमआरपीएल, जिसमें इमीडिएट ऊपर में टारगेट रहेगा 55 का और उसके बाद 60 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में एमआरपीएल में देखने को मिल सकता है। कैश मार्केट के स्टॉक्स पर ही रखनी है आपको नजर। बढ़िया एक्शन है। मिड कैप इंडेक्स 1% ऊपर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में अच्छी खरीदारी आती हुई दिख रही है। इंडेक्स लेवल पर भी अच्छी रिकवरी आई है। बैंक निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है। निफ्टी भी 17,700 के ऊपर है। तो बाजार में हल्की फुल्की रिकवरी जरूर है। ब्रॉडर मार्केट्स में जबरदस्त तेजी का माहौल बना हुआ है। आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और बेहतरीन कॉल सेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में आपका स्वागत है। लॉन्ग टर्म पिक्स हम ले चुके हैं। आइए अब वक्त है पोजिशनल पिक का और पहली पोजिशनल पिक लेंगे सेठी साहब से, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए चुना है स्टॉक ला ओपाला। अब आइए सेठी साहब बताइए अपनी पोजिशनल पिक। अनिल जी, जो आज की मेरी पोजिशनल पिक है वो स्टॉक है तो आज सुबह से चर्चा का विषय है। पहले मैनेजमेंट से बातें हुई अपने चैनल पर। रुचि सोय की बात कर रहा हूँ जो कि अभी 975 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। उसके बाद वरिंदर बंसल जी ने पूरे डिटेल्स बताए इसके, काफी पॉजिटिव उन्होंने भी बताया। ये स्टॉक यहां से मुझे लगता है बहुत अच्छा करना चाहिए। इसमें पोजिशनली खरीदारी करने की सलाह है। जिस तरह के डेवलपमेंट हुए ओवर द वीकेंड, एक तो इनका हाल ही में जो ओएफएस आया उसको जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। फिर ओवर द वीकेंड इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो 2925 करोड़ के कर्ज थे उसको चुका दिया, तो डेट फ्री कंपनी हो गई। फिर जो आज खबरें आ रही है कि पतंजलि फूड्स के साथ इसका मर्जर हो सकता है और उस केस में इसका नाम पतंजलि फूड्स हो सकता है, तो एक हाई मार्जिन ब्रांड्स वाला बिजनेस इस कंपनी में आ जाएगा। तो मैं एक्सट्रीमली बुलिश हूं इस स्टॉक में और मेरा करंट लेवल्स पे इस पे खरीदारी करने की सलाह है और मेरा मानना है आने वाले कुछ दिनों में मतलब पोजिशनली 1050 तक के लेवल्स इसमें आ सकते हैं। 950 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, 950 का स्टॉप लॉस और 1050 तक के टारगेट के लिए रुचि सोया में करें खरीदारी। सेठी साहब भी बुलिश होते हुए दिख रहे हैं पोजिशनल पिक के लिहाज से। आइए राजेश जी से भी ले लें उनकी पोजिशनल पिक, बताएं सर। अनिल जी, पोजिशनल पिक रहेगी पूना वाला फिनकॉर्प। ये स्टॉक में जिस तरीके से स्ट्रेंथ बनी हुई है और स्टॉक में देखें तो प्रीवियस स्विंग हाई जो जनवरी में बने थे उसको अब क्रॉस करके स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन से अगर हम देखें तो जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना है और वापस अपने अप ट्रेंड को इसने रिज्यूम किया, हमें लगता है पोजिशनल बेसिस पे ये स्टॉक को वापस ऐड करना चाहिए। जिस तरीके के इसका सेटअप है हमें लगता है इसमें पोजिशनली टारगेट आना चाहिए करीब 370 से लेकर 380 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकती है। सो वोलेटिलिटी में अगर कोई डिप्स मिलती है तो इसको ऐड करें। स्टॉप लॉस हम रखेंगे यहाँ पे 295 का, 315 से लेके 310 ये बाइंग रेंज सजेस्ट करेंगे और अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 370 से 380 तक के इसमें आते हुए दिख सकते हैं। ओके, 370-380 तक के टारगेट के लिए आपको पूना वाला फिनकॉर्प में करनी है खरीदारी। आइए बढ़ते आगे, कुछ बेहतरीन पिक्स आ रही है। जय के लिए बिगुल, जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी, बैंक निफ्टी में तो अच्छी रिकवरी देखने मिली। 38,000 फ्यूचर्स में तो आ गए एंड हमारा जो कॉल ऑप्शन है अनिल जी वो 220 वाला 290 के पार निकल गया। एंड अब अनिल जी चोला फाइनेंस पर बाय रिकमेंडेशन है मेरी। इन द मनी कॉल खरीदना है 750 के स्ट्राइक का, जो करीब अभी 31-50-32 की रेंज में आपको मिलेगा। इसको खरीद कर चले। यहाँ पे अनिल जी स्टॉप लॉस जो नीचे की तरफ प्लेस करना होगा इसका वो रहेगा 25.5 का, 25 रुपए 50 पैसे का आप स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए। तो करीब 6 से लेकर 6.5 पॉइंट का रिस्क रहेगा। छोटा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ बिकॉज ब्रेकआउट फ्रेश एंड वीक छोटा है, तो आई थिंक मोमेंटम जल्दी देखने मिले तो ही बेहतर होगा। फर्स्ट टारगेट जो है जो ऊपर में बनेगा ये चोला फाइनेंस के 750 के कॉल में, दैट वुड बी 43 एंड सेकंड टारगेट वुड बी 48। सो 43 एंड 48 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से इसमें ब्रेकआउट आया, दिस स्टॉक इज हेडिंग अबाउट द लेवल्स ऑफ 800। आपके लिए इस समय राय जय की तरफ से 43-48 के टारगेट के लिए चोला का 750 का कॉल खरीद कर
चले। इनके जो अपडेट्स आए थे वो काफी दमदार थे, वहां से बाजार काफी खुश भी हुआ। आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ बेहतरीन 10 की कमाई पिक्स और कुछ खास मेहमान इंक्लूडिंग आनंद राजी साहब भी हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। बस 2 मिनट में लौटेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स की कुछ बेहतरीन कॉल्स। उस पर आगे बढ़े उससे पहले एक बार जरा वेरांडा लर्निंग आज की लिस्टिंग लेकर आई जाए आपके सामने। दोनों ही स्टॉक दोनों एक्सचेंजेस पर बीएससी पर वेरांडा लर्निंग 20% ऊपर के सर्किट पर नजर आ रहा है। सर्किट नहीं तो आज तो नहीं होगा, बट आज क्यों नहीं होगा? सर्किट तो होना चाहिए। इशू प्राइस से होता है ना, सॉरी लिस्टिंग प्राइस से होता है ना। नहीं, लिस्टिंग प्राइस से भी 20% तो होना ही चाहिए। और दूसरा ये तो ट्रेड टू ट्रेड वाला स्टॉक होना चाहिए 5%। तो ट्रेड टू ट्रेड, बट सर्किट तो लिस्टिंग प्राइस पे लगेगा ना सर। तो कुछ समझ नहीं आता ये क्या हो क्या रहा है। 8,25,000 शेयरों का वॉल्यूम है, 20% ऊपर है बीएससी पर, और एनएससी पर 131 रुपए 25 पैसे। आज का लो 125 है, हाई 131.25 है और 4% नीचे है। वॉल्यूम 30,28,000 शेयर है। 30 लाख शेयरों का वॉल्यूम है। कौन सा सही माने? क्या हो रहा है? ज्यादा वॉल्यूम एनएससी पर है। इधर 19% है। कोई समझदार प्रमोटर तो सारी इधर खरीद इधर भेज बिल्कुल। मतलब गजब भी हो रहा है। तो 22-23% का फर्क है दोनों एक्सचेंजेस में। समझ के बाहर है क्या हो रहा है। आई डोंट नो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। और सर्किट आमतौर पर 500 करोड़ से कम की कंपनियों के लिए क्या 5% का सर्किट लिमिट है? एक बार जरा हमारी टीम चेक भी करेगी कि जो शुरू में जो 10 दिन तक ट्रेड टू ट्रेड रहता है स्टॉक और उसमें 5% की जो सर्किट लिमिट होती है वो इस स्टॉक पर है नहीं। छोटी साइज के आईपीओ में जनरली होती है, बट पता नहीं इसमें क्यों नहीं। थैंक गॉड। टी ग्रुप में तो है। अच्छा, टी ग्रुप में तो है सर। समझ रहा हूं, एक्सचेंज से बात करके देखते हैं। ये पता नहीं हो सकता है फीड गलत आ रही हो, तो ये भी नहीं पता। एक बार जरा साइट्स पे देखिए, बीएससी की साइट पे डाल के देखिए, सेम ही एनएससी की साइट पे डाल के देखिए, ये सेम प्राइस है या हमें ही फीड गलत मिले। नहीं, एनएससी बीएससी पे तो आ रहा है सर। नहीं, एनएससी की साइट पे देखिए, एनएससी की वेबसाइट पे डाल के देखिए, वहां पर प्राइस से हमारी तो ऐसा है। बीएससी पे तो ठीक प्राइस आ रहा है, 162 163 दिखा रहा है। बीएससी पे तो ठीक प्राइस आ रहा है, एनएससी का मैं देखता हूँ। ओके, चलिए, तो ये है आपके लिए आज की लिस्टिंग, जहां पर दोनों तरफ भाव में भी समझ जा रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, एनएससी की प्राइस मूव नहीं हो रही, तो कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि एनएससी की जो प्राइस आ रही है उसमें चेक करना पड़ेगा सही आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि बीएससी की प्राइस तो लगातार मूव हो रही है, वहां पर ट्रेड हो रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। एनएससी में यहाँ पर वॉल्यूम भी मुझे लगता है 131 वही वॉल्यूम अटका पड़ा। 30,28,000 शेयर बढ़ नहीं रहा, घट नहीं रहा। घटेगा तो कैसे कह एक बार होने के बाद बढ़ नहीं रहा। सो आई थिंक बीएससी के भाव ज्यादा सही है। अब अभी फॉर रेफरेंस आप बीएससी के भाव को ही लेकर चले। वेरांडा लर्निंग आपके लिए ये है स्टॉक इस वक्त। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ होता है। आगे चलते हुए थोड़ी देर में हमारी टीम इसके लिए पूरे डेटा आपके लिए तैयार करके रखेगी। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है हमारी खास सीरीज मार्केट आउटलुक FY23 का। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज और आनंद राठी ग्रुप के चेयरमैन आनंद राठी साहब। राठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग। धन्यवाद सबसे पहले तो समय देने के लिए। चूंकि नए वित्त वर्ष की शुरुआत हुई है और हमने सोचा कि एक बार आपसे इसके बारे में थोड़ा गाइडेंस लिया जाए कि इस वित्त वर्ष में क्या इन्वेस्टर्स के लिए पैसे बनाने के मौके बनेंगे, क्योंकि थोड़ी शुरुआत इस बार जो हो रही है हल्के सावधानी वाले नोट पर हो रही है, लोग थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। तो सर जरा डायरेक्शन दें, कैसा दिख रहा है बाजार इस वित्त वर्ष के लिए? थैंक यू अनिल, और आपके सब दर्शकों को भी मैं नए वर्ष दोनों ही चालू है, फाइनेंशियल ईयर भी चालू है, समझ ईयर भी चालू है। बिल्कुल, मैं शुभकामनाएं सबको देता हूं। देखिए, आपने ठीक कहा कि इस साल में जो चालू हुआ उसमें बहुत क्लैरिटी इसलिए नहीं है कि काफी प्लस पॉइंट्स नजर आ रहे हैं और काफी नेगेटिव पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, इसलिए समझना जरूरी है कि भाई इनका क्या प्रभाव इस साल में आगे हो सकता है जी। तो प्लस पॉइंट्स हमेशा पहले बात करेंगे कि भाई कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी आ रही है सभी की, और रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं। ऑप्टिमिज्म बिजनेस में अच्छा नजर आ रहा है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, जीएसटी कलेक्शन दैट शोज द रियल एक्टिविटी, उसके साथ रेलवे फ्रेट देख लो, आप ईवे बिल देख लो, सारे इंडिकेटर से नजर आ रहे हैं कि इकोनॉमी जो है वो अच्छा कर रही है।
और एम्प्लॉयमेंट के फिगर्स पहली बार जो ऐसे सुनने में आ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट अब अच्छा हो रहा है, एंड यू नो इवन सीएमआई का एक पहली बार ये आया कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट गिर रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो दीज आर दी पॉजिटिव पॉइंट्स। पर साथ में नेगेटिव पॉइंट्स क्या है कि भाई एक तो ये जो वॉर चल रहा है उसका क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी इम्पैक्ट, उसके कारण जो ऑयल की प्राइस बढ़ी है वेदर दैट विल रिमेन एट हाई लेवल्स और इट विल कम डाउन। और इन्फ्लेशन, जैसे आरबीआई की इस बार रिपोर्ट आई तो इन्फ्लेशन उन्होंने भी अब प्रोजेक्शन ज्यादा किया है, फिर भी आज इंडिया में इन्फ्लेशन ऑफ कोर्स यूएस के मुकाबले कम नजर आ रहा है। इंटरेस्ट रेट्स मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज तो नहीं आया, परंतु जो नया प्रोडक्ट जो एक आया है विच इज नथिंग बट रिवर्स रिपो रेट, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी की है। तो आरबीआई देख रही है कि भी लो शॉर्ट पीरियड की इंटरेस्ट रेट बढ़े, परंतु साथ साथ उन्होंने एसटीएम बढ़ाया है बैंक के लिए ताकि लॉन्ग टर्म की इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़े। ये सारे हालात को देखते हुए ओवरऑल लगता है कि मार्केट जरूर अच्छा रहेगा, पर कितना अच्छा रहेगा ये डिपेंड करेगा कि ये जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो कैसे, जो पॉजिटिव पॉइंट्स तो लगते हैं बरकरार रहेंगे। एक बात और कह दूं कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस के साथ साथ कि भाई कॉस्ट पुश नजर आ रहा है, बिकॉज अपने को सब पता है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस, इन्फ्लेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, एक तो प्राइस बढ़ी और अभी भी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है, लॉजिस्टिक कॉस्ट, वो अभी भी बहुत हाई चल रही है, उसका भी इंपैक्ट नजर आ रहा है। तो अच्छा, एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया कि आज अपना एक्सपोर्ट की सिचुएशन बहुत अच्छी नजर आ रही है और पर्टिकुलरली चाइना से शिफ्ट भी हो रहा है और इंडिया की प्रेफरेंस तो आपने देखा होगा, एक्सपोर्ट फिगर लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये ओवरऑल पोजीशन अनिल मेरा मानना है और उस स्थिति में मानना है कि मार्केट अच्छा करेगा। और जो अभी फिगर्स आ रहे हैं ईपीएस के 880 890 के आसपास जो आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मार्केट में 8 से 12% की बढ़ोतरी इस बार मेरे को ओवरऑल कंसिडरिंग प्रेजेंट सिचुएशन लगता है कि मजबूती रहने की मुझे उम्मीद है। बिल्कुल, और इसे कहते हैं गागर में सागर भरना। पूरी एक सवाल के जवाब में राठी साहब ने आपको सारा इंफॉर्मेशन किस तरह से, कहां पॉजिटिव्स हैं कहां नेगेटिव्स है, उसका क्या असर पड़ सकता है ये बताया सर। तो सारे फैक्टर्स एकदम परफेक्ट समझ में आ गए। अब आते हैं भारतीय बाजारों पर। यहां पर थोड़ा सा रुझान जो एफआईज की बिकवाली की वजह से बिगड़ा है और सामने रिटेल इन्वेस्टर्स हमारे दम लगाकर पैसा भी लगा रहे हैं। पहली बार उन्हें थोड़ा डर लग रहा है कि हम पैसा लगाकर सही काम तो कर रहे हैं, क्योंकि एफआईज जिस हिसाब से बेचे जा रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि सारा हमारे पास आ जाएगा, ये निकल कर चले जाएंगे। तो उन्हें एक बार जरा डायरेक्शन दे, क्या करना चाहिए? देखिए, एफआई का सेल पिछले 6-7 महीने से बहुत तेजी से चला और जैसे आपने ठीक कहा कि भाई ये पैसा एब्जॉर्ब हो गया या म्यूचुअल फंड ने एब्जॉर्ब कर दिया, रिटेल इन्वेस्टर से इन्वेस्ट कर दिया। मेरा मानना है कि एफआई की सेल से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एफआई का एक नजरिया जो है वो वेरी डिफरेंट है। और इस बार ऐसा हो रहा है कि आज यूएस और डेवलप्ड इकोनॉमी से अपनी इकोनॉमी की सिचुएशन जो है बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रही है। उनकी जो सिचुएशन अपनी जो है, उनके यहाँ जिस तरह का मनी was given and inflation is coming because of the huge amount of liquidity which was created, जिसका इम्पैक्ट अब नजर आ रहा है। क्योंकि उस समय तो उनकी डिमांड बहुत अच्छी बढ़ गई, इसलिए बड़ी तेजी से वहां एम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया। वेज प्राइसेस आज यूएस में वही है कि दी फर्स्ट टाइम में वेज लेवल्स आर इंक्रीजिंग वेरी हाई। सो आई थिंक मैं ये कहूंगा कि एफआई के सेल से डर इसलिए नहीं होना चाहिए कि एक तो अपनी इकोनॉमी की पोजीशन ठीक है, दूसरा ये कि अपने आज भी जो है इक्विटी मार्केट इज, अपने इंटरेस्ट रेट्स इतनी नहीं है, वहां इंटरेस्ट रेट देखिए 1.5-2% के आसपास बढ़ गई है जो शॉर्ट टर्म है। अपने ऐसा कोई चेंज ज्यादा नहीं है, तो इसलिए वहां पैसा मूव जल्दी होता है इक्विटी से डेट में। मेरा मानना है कि आज भी डेट लेवल की आज इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में जो है उसमें अभी भी कोई अट्रैक्टिव नहीं है और इसलिए, और रियल एस्टेट इंप्रूवमेंट आया है, परंतु ये नहीं कह सकते रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट आना लगेगा। पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट जस्ट टू मेक मनी, अभी वो रिटर्न के हिसाब से पैसा नहीं आ रहा है और इसलिए इक्विटी एकमात्र ऐसा जरिया है जिसमें यहाँ फंड्स का फ्लो रहेगा। तो इंडिया में फंड्स का फ्लो कंटिन्यू करेगा, बाहर का अगर बिकवाली भी आएगी तो उसका कोई बहुत नेगेटिव इंपैक्ट मेरा मानना नहीं होगा। ठीक बात है, परफेक्ट। तो ये एफआईज की बिकवाली से बहुत डरने की जरूरत नहीं है, फ्लोज रहेंगे मजबूत। ऐसे में सर जब आप कह रहे हैं कि थोड़े सेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो मजबूत रह सकते हैं, कहीं कहीं आपको सावधानी भी रखनी है, तो पैसा लगाने के मौके इस वित्त वर्ष में कहाँ है? कोई सेक्टर्स, कोई थीम्स जो आपको पसंद है सर?
हाँ देखिए, एक तो मेरी कहना है कि फाइनेंशियल जो है, आज भी बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल्स जी उनमें काफी परेशानियां जो है वो धीरे धीरे कम हो गई हैं। अब आप देख भी रहे हैं जैसे बैंक से रिजल्ट आ रहे हैं, और जिस तरह एनपीए का कंट्रोल होता जा रहा है, एनबीएफसी में कंट्रोल हो गया है, तो फाइनेंशियल्स एक प्रेफर्ड मेरा है। दूसरा कैपिटल गुड्स जो है, अभी लगता है इन्वेस्टमेंट्स की थोड़ी शुरुआत चालू हो गई है, और इसलिए कैपिटल गुड्स की जो डिमांड है वो अच्छी रहेगी। इंफ्रा नेचुरली आज बहुत अच्छा कर रहा है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज कर दिया आज एयरपोर्ट्स वगैरह, तो इन्वेस्टमेंट उनमें भी आएगा। और कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट इज ए आई थिंक इन लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट ऑल्सो टू माई माइंड इज ए गुड सेक्टर टू लुक एट। ओके, तो ये है आपके लिए इन कुछ सेक्टर्स जहां पर निवेश करने के बढ़िया मौके बन सकते हैं। राठी साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय देने के लिए, बाजार का आउटलुक और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका शुक्रिया सर। थैंक यू अनिल, थैंक यू सो मच सर। बाजार थोड़ी सी रिकवरी के मूड में आते दिख रहे हैं, 17,700 के आसपास है निफ्टी पर, लेकिन बैंक निफ्टी आज ड्राइविंग सीट पर है, लीडरशिप पोजीशन में है और 37,850 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। दीप, ये इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो अब देखना है कि बैंक निफ्टी को ऊपर खींचता है या निफ्टी बैंक निफ्टी को नीचे खींचता है। लेकिन इस बीच जिस स्टॉक पर हम लगातार बातचीत करें, एक बार जरा वेरांडा लर्निंग दोनों आपके सामने ये स्टॉक लेकर आया जाए बीएसई और एनएसई पर, तो इसकी गुत्थी सुलझा ली गई है। और ये मामला ऐसा है कि जो प्री ओपनिंग सेशन में दोनों के भाव सेटल हुए थे वो दोनों अलग अलग हुए थे, हम बात भी प्राइस डिस्कवरी जो हुई वो अलग अलग होती हुई दिखी। अब क्या हुआ है ये समझ लीजिए। पहले देखिए बीएसई पर ये स्टॉक लिस्ट हुआ था आपका करीबन 149 रुपए 10 पैसे के आसपास है जो भी है। वहां से ये 5% का सर्किट 5% वाला सही जो आप कर रहे थे ट्रेड टू ट्रेड में, तो जो 5% का सर्किट लगकर जहां से बंद हुआ था वो आपका हो जाता है 164 रुपए 85 पैसे। तो 164-85 के ऊपर ये आज जा नहीं सकता। 19% ऊपर क्यों दिख रहा है? क्योंकि इश्यू प्राइस है 137, बिल्कुल इश्यू प्राइस से 19% ऊपर दिख रहा है 137 रुपए से। लेकिन आज का जो जहां प्री ओपनिंग सेशन में सेटल हुआ है वहां से 5% का ही मूव है, 157 रुपए पर सेटल हुआ था और वहां से 5% का मूव 164-85 पर हो सकता है। तो आज 164-85 के ऊपर नहीं जाएगा, मैक्सिमम वहीं तक जाएगा 157 पर एनएससी पर बीएसई पर प्री ओपनिंग सेशन में ये सेटल हुआ। अब आइए एनएससी पर ये सेटल हुआ, बड़ा फर्क 125 5% ऊपर जा सकता है, चला गया 131-25 पे अटक गया। अब 4% नीचे क्यों दिख रहा है? क्योंकि 137 रुपए की इश्यू प्राइस, तो इसके लिए तो इश्यू प्राइस ही गिनना पड़ेगा, इसलिए एक जगह 4% नीचे दिख रहा है 5% ऊपर होने के बावजूद, और एक जगह 19% ऊपर दिख रहा है 4% ऊपर होने के बावजूद। तो ये है पूरा का पूरा डीकोडिंग, डीमिस्टिफाइंग वेरांडा लर्निंग। बीएससी पे बेच के एनएससी पे खरीद लो। हाँ तो होना तो चाहिए ना, होना चाहिए। अच्छा मिलना भी चाहिए, बेचेगा कौन? 131 जब इधर 163 में बिक रहा है, करेक्ट, तो मिलना भी चाहिए। अब पता नहीं, अब वो ऐसे चलेगा, एनएससी पे ट्रेड ही नहीं होगा, सारा बीएससी पे होगा, अनलेस कि जब तक ये दोनों प्राइस बराबर ना आने लगे या बीएससी पर बढ़ना न रुक जाए। इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगले 10 दिन तक, मतलब आज का मिला के 9 और ट्रेडिंग सेशन 5% का ही सर्किट फिल्टर रहेगा, ये ध्यान में रखें। आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक में शॉर्ट टर्म पिक्स का वक्त है। बताएं पालिया साहब आज की आपकी शॉर्ट टर्म पिक। जी अनिल जी, सो शॉर्ट टर्म पिक रहेगी क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश जोन में ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो एक अच्छे बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट स्टॉक में वीकली सेटअप के हिसाब से देखने को मिला है। जिस तरीके से पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हम देखें तो स्टॉक में जो एक्शन बना है, वापस लोअर साइड से एक स्मॉल एक करेक्शन एक्टिविटी के बाद एक वापस से जो अप ट्रेंड वापस कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे शॉर्ट टर्म में यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 1020 से 1040 तक की अपसाइड हमें लगता है शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। इसमें स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे करीब 905 का। तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म में। ओके, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण ये है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने के लिए शॉर्ट टर्म के लिहाज से राजेश जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए 10 की कमाई का स्टॉक ले ले, कुणाल जी राकेश जी का बाकी है, बनाए सर। अरे जी 10 की कमाई में हमारी खरीदारी की राय है हिंदुस्तान जिंक पर,
तो अनिल जी देखिए, पहले भी मैंने और राकेश जी ने स्टॉक की चर्चा की है। एक बड़ा कंसोलिडेशन हिंदुस्तान जिंक में चल रहा है और हमें लगता है कि अगर मध्यम से लंबी अवधि के लिए स्टॉक को खरीदा जाए तो एक आउट परफॉर्मर साबित होगा। मेटल स्पेस चाहे बाजार में कितना भी उठापटक हमने पिछले कुछ दिनों में देखी, मेटल्स लगातार तेजी दिखा रहे हैं, तो हिंदुस्तान जिंक एक बहुत ही शानदार मीडियम टर्म बाय है। मौजूदा स्तरों पर गिरावट में धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करें, पेशेंटली होल्ड करें, तो हमें ऐसा लगता है कि स्टॉक 400 रुपए के भाव आप आने वाले समय में आपको दिखाएगा। तो गिरावट में एक्यूमुलेट करने की राय है हिंदुस्तान जिंक। ओके, गिरावट में एक्यूमुलेट करें हिंदुस्तान जिंक 400 के टारगेट्स के लिए। विश्वेश जी आप भी बताएं सर, आपकी 10 की कमाई का स्टॉक। दीपांशु देखिए, मेरी ओर से 10 की कमाई का स्टॉक है वो है वगेरिया इंडस्ट्रीज। अभी 245 के आसपास चल रहा है और ओवरऑल देखेंगे तो छोटा मार्केट कैप है 1000 करोड़ का और 15 के बीच में मिल रहा है। लेकिन जो इंप्रेसिव चीज जो मुझे लगती है वो ये लग रही है कि आफ्टर अ वेरी वेरी गुड मूव स्टॉक इज नाउ कंसोलिडेटिंग और स्टॉक ने बहुत अच्छा मूव दिया है। मुझे लगता है दिस इज अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय द स्टॉक बिकॉज मीडियम टर्म मुझे लगता है स्टॉक का पेजिंग हुआ है 200 के आसपास। तो यहाँ पे 200 के नीचे का स्टॉक रखा जाए और मुझे लगता है 320 और 340 ये टारगेट होंगे। ओवरऑल मुझे लगता है ये साल का जो सेल्स का नंबर है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है। एट द सेम टाइम वैल्यूएशन रीजनेबल हो गए बिकॉज प्राइस में मूव दे दिया था 100 टू ऑलमोस्ट 300 रुपीज। तो ये अपॉर्चुनिटी है टू बाय फॉर अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। 200 का स्टॉप लॉस, 340 के टारगेट और 400 के टारगेट। ओके, तो भगेरिया इंडस्ट्रीज है आपके लिए 10 की कमाई के तौर पर खरीदारी करने के लिए 200 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ। आइए सेठी साहब हैं तैयार अपनी शॉर्ट टर्म पिक एसपीएल में, बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, जो आज की मेरी शॉर्ट टर्म पिक है एक शुगर स्टॉक है। पूरा सेक्टर एक जबरदस्त तेजी के दौर से गुजर रहा है। स्टॉक का नाम है उत्तम शुगर, जो कि अभी 275 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक ये जो सेक्टर है बिल्कुल एक अलग ही माहौल से गुजर रहा है। जिस तरह से एक तो शुगर के प्राइसेस बढ़े हुए हैं और एथेनॉल की जो स्टोरी है वो एक सेक्युलर बुल रन है। जिस तरह से क्रूड के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, भारत में भी पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो जो ब्लेंडिंग पे भी सरकार का फोकस है उसका एक जबरदस्त फायदा सभी शुगर स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। उत्तम शुगर एक क्वालिटी स्टॉक है। अपने इसके ईयरली हाइज है 310 के आसपास, अभी ये स्टॉक 275 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, एक बहुत अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है। दिसंबर क्वार्टर भी बहुत ही अच्छा था, 39 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल सिर्फ 11 करोड़ का पैट था। वैल्यूएशन के लिहाज से भी बाकी शुगर स्टॉक्स के कंपैरिजन में सस्ता है। मुझे लगता है इस स्टॉक को यहाँ खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 290-295 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 260 रुपए का। 260 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी 290 के टारगेट के लिए। उत्तम शुगर, ये है वो उत्तम स्टॉक जो है पसंद सेठी साहब को। आइए जय ठक्कर है तैयार 10 की कमाई के शेयर के साथ। जय बताइए। जी अनिल जी 10 की कमाई में मैंने चूज किया है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स। 3145 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है अनिल जी। ऐसे तो इसके टारगेट्स अनिल जी बन रहे हैं लगभग 3800 के, देन शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर हम देखें तो लगभग 3500 तक के टारगेट्स इसके बनेंगे। 3500 के लिए इसको खरीदना है एंड देयर आफ्टर इवेंचुअली तो हमें 3800 तक के लेवल्स गैलेक्सी में देखने मिलने चाहिए। ऑन द डाउन साइड अनिल जी यहाँ पे स्टॉप लॉस आप प्लेस कीजिए 2950 पर। सो रिस्क और पर्सपेक्टिव बहुत ही बढ़िया लग रहा है जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि पोजिशनल पर्सपेक्टिव इसकी एक अच्छी 3 वेव करेक्टिव पैटर्न खत्म हुई है। लोअर एंड ऑफ द चैनल से एक रिवर्सल देखने मिला है, जो हिसाब से वॉल्यूम्स में बढ़त देखने मिली है और मुझे ऐसा लग रहा है 5th वेव ऊपर में आने को अच्छा ऑल्टरनेटिव भी नीचे देखने मिला है। यहाँ पे करेक्शन थोड़ा कम ही हुआ था, प्रीवियसली बहुत ही ज्यादा हुआ था। सो आई थिंक प्रोबेबिलिटी ऑफ 3800 प्लस लेवल्स काफी अच्छी है। ओके, तो बड़े बड़े टारगेट के लिए करनी है खरीदारी गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स। सिद्धार्थ जी की भी पसंद का स्टॉक 3500 3800 दो हैं टारगेट बड़े वाले ऊपर की तरफ। ओके, आइए बढ़ते आगे और अब वक्त से न्यूज पर न्यूज सेगमेंट का। वैसे तो एक तरह से आज एक हो गया ऊंची सोया, जिनके मैनेजमेंट से हमने बात भी की और स्टॉक देखिए तब से मजबूत टिका हुआ है, एकदम डीप हिलने का नाम नहीं ले रहा बिल्कुल। लेकिन आइए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मजबूत स्टॉक है जो हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट में लगातार रहा है 100 रुपए से और अब है भाव 250 पौने 300 रुपए के आसपास। जेके पेपर आज करेंगे मुलाकात इसके टॉप मैनेजमेंट से। देश की सबसे बड़ी पेपर कंपनियों में से एक जेके पेपर 1962 में हुई थी इसकी शुरुआत। ऑफिस पेपर्स, कोटेड पेपर्स, पैकेजिंग बोर्ड बनाने में दिग्गज कंपनी है ये। 2 इंटीग्रेटेड पल्प और पेपर मिल है कंपनी के पास में। 2018 में इन्होंने तेलंगाना में सिरपुर पेपर मिल्स का भी एक्विजिशन किया था और अब बड़ी
कैपेसिटी पर ये कंपनी काम करती है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर एएस मेहता साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 33 सालों से गहरा अनुभव है उनका, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरिट होल्डर है। सर तो मुझसे भी ज्यादा सीनियर है। सर मैं 93 बैच का हूं, आप कौन से साल से, मतलब आप करीबन 1980 82, वाह गजब। और वो भी रैंकिस्ट, तो सर हमारे सीनियर है प्रोफेशन में भी। 2011 से आप जेके पेपर के प्रेसिडेंट है और 33 साल से ज्यादा का आपका साथ हो चुका है जेके पेपर के साथ, और जेके ग्रुप में कई और कंपनी में आप दिग्गज पदों पर काम कर चुके हैं। सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए सर, ये सारे पेपर के दामों में इतनी तेजी बनी हुई है, इसकी क्या खास वजह है? देखिए, पेपर के जो प्राइसेस जो गिरे थे कोविड के टाइम में, तो वापस तो बाउंस बैक तो होना था। जिस तरह से गिरावट होती है तो वापस बढ़ना तो लाजमी है। और दो फैक्टर उसमें और भी हुए हैं कि जनरल कमोडिटी प्राइसेस बहुत बड़े हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पेपर की ऑल राउंड इंक्रीजेस हुए हैं। उसमें चाहे पल्प के दाम बढ़े हैं ग्लोबली, जो कि जितने केमिकल यूज होते हैं उसके दाम बढ़े हैं, एनर्जी के प्राइसेस बहुत बड़े हैं, कोल के प्राइसेस आपको मालूम है हिंदुस्तान में तो डबल से भी ज्यादा कोल के प्राइसेस हो चुके हैं। रादर कुछ कुछ जगह तो 3 गुना कोल के प्राइसेस हैं। तो कोल का भी एक काफी बड़ा कंजम्पशन पेपर प्रोडक्शन में होता है। तो इस तरह के कॉस्ट लेड इंक्रीजेस भी रीजन है कि पेपर के प्राइसेस बढ़े हैं। तीसरा बड़ा कारण है कि जो वेस्ट पेपर आता था इंडिया में, वेस्ट पेपर एक तो कलेक्शन कम हुआ बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, और दूसरा जो डिसरप्शन हुआ ग्लोबल सप्लाई चेन का, उसकी वजह से भी वेस्ट पेपर आना बंद हुआ। तो वेस्ट पेपर के प्राइसेस इतने बढ़े, 150 और 170 डॉलर के ऊपर कहाँ वेस्ट पेपर आता था, अब उसकी जगह अगर 350, 400, 450 डॉलर के ऊपर वेस्ट पेपर आएगा, तो जो वेस्ट पेपर बेस्ड पेपर प्रोडक्शन होता है वो इतना महंगा हो गया। तो वर्जिन पेपर के जो प्राइस हैं वो तो बढ़ने नेचुरल है। और टॉप ऑफ इट क्या हुआ है कि आफ्टर पैंडेमिक अब सब तरफ से पेपर की डिमांड भी है, और पर्टिकुलरली राइटिंग प्रिंटिंग पेपर है, ऑफिस पेपर है, और पैकेजिंग पेपर जो प्लास्टिक को सब्स्टिट्यूट करने वाला जो फूड ग्रेड के लिए जो पैकेजिंग पेपर है जी। उसकी इतनी डिमांड है कि उसमें भी काफी पल्प का कंजम्पशन होता है। तो पल्प जब फाइबर एक सोर्स दूसरे एप्लीकेशन में जाता है तो उसके दाम बढ़ते हैं, और उसके जब दाम बढ़ते हैं तो ओवरऑल पेपर के दाम बढ़ जाते हैं। तो सर एक जो आपने ज्यादातर कारण बताया, वो सारे कारण कॉस्ट बढ़ने के रॉ मटेरियल वाले हैं जिनकी वजह से आपको दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। डिमांड की वजह से भी कुछ बढ़ रहा है, डिमांड कैसी है? डिमांड भी अच्छी है। जैसे मैंने कहा कि पैंडेमिक के बाद मार्केट सब खुल गए हैं, प्रिंटिंग काफी शुरू हुई है, अब स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं, तो बुक्स की, टेक्स्ट बुक की, नोटबुक्स की, ये सारी जो डिमांड जो बीच में काफी कुछ गिर चुकी थी अब वो वापस आ चुकी है। तो एक सडन स्पर्ट आया डिमांड में। ऑफिसेस सब खुल चुके हैं तो ऑफिस पेपर की डिमांड में स्पर्ट आया। पैकेजिंग पेपर तो फार्मा, एफएमसीजी इन सेक्टर में ज्यादा यूज होता है, तो उसकी डिमांड तो पहले से ही बहुत रॉबस्ट चल रही है। और अल्टीमेटली जब रेस्टोरेंट और फूड सप्लाई एंड फूड चेन ये सब खुल चुके हैं तो जो फूड ग्रेड का जो पैकेजिंग पेपर है उसकी डिमांड सडनली बहुत बढ़ गई। तो डिमांड भी एक कारण है। देखिए, कॉस्ट कितनी बढ़े, अगर डिमांड नहीं होगी मार्केट में तो प्राइस इंक्रीज पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन मार्केट में डिमांड है और अगर कॉस्ट बढ़ती है तो पेपर प्राइसेस तो करेक्ट होंगे। ये बताएं फिर मार्जिन आप मेंटेन रख पाएंगे 25% के आसपास, या फिर थोड़ा मामला इस बार मार्जिन मैनेज करने में मुश्किल हो सकती है? देखिए, अब इसमें ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा, क्योंकि कुछ कंपनी की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, कुछ कंपनीज की कॉस्ट उतनी नहीं बढ़ेगी, मॉडरेट इंक्रीज होगा। अब जैसे अगर आप जेके पेपर की बात करेंगे तो गुजरात प्लांट में कॉस्ट कुछ हद तक ज्यादा बढ़ी, लेकिन उड़ीसा और तेलंगाना प्लांट में कॉस्ट का इंक्रीज उतना नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि हमारी जो मार्जिन है जेके पेपर की कंसोलिडेटेड मार्जिन, हम उसको मेंटेन करने में सफल रहेंगे।
ठीक बात है। तो ये तो अच्छा, जिस तरह से डिमांड है, आप कह रहे हैं कि प्री कोविड लेवल पर भी आ गई, स्कूल्स भी खुल रहे हैं, क्या कुछ नए कैपेसिटी बढ़ाने के बारे में आप सोच रहे हैं, कुछ नया निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं सर? देखिए 2018 में जैसे अभी आपने दिखाया था कि हमने सिरपुर पेपर मिल को एक्वायर किया था आईबीसी कोड में, उसमें काफी मेजर इन्वेस्टमेंट हमने किया, उसकी कैपेसिटी को, मशीन्स को रिफर्बिश किया और काफी अब वो स्टेबल वो प्लांट चल रहा है, तो वो एक अच्छा बड़ा इन्वेस्टमेंट था। उसके बाद हमने गुजरात में पैकेजिंग बोर्ड में एक मैसिव इन्वेस्टमेंट किया, करीब 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 1,70,000 टन की ब्रांड न्यू पैकेजिंग बोर्ड की मशीन है, पल्प मिल है, यूटिलिटीज हैं, बॉयलर्स हैं, सब कुछ लगाया है। तो ये मेजर इन्वेस्टमेंट हमारे अभी, ये इन्वेस्टमेंट तो अभी जनवरी में ही हमने उसको कमर्शियल प्रोडक्शन डिक्लेयर किया है, तो काफी इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं। अब इन्वेस्टमेंट साइकिल में देखिए ये कैपेसिटी एक ऑप्टिमम यूज होएंगी। अभी करीब करीब हम 85% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे गुजरात में भी पहुंच चुके हैं पैकेजिंग बोर्ड में, और सिरपुर भी काफी अच्छा स्टेबल प्रोडक्शन अब दे रही है। तो अब अगले साल में हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि इन दोनों कैपेसिटीज को 100% यूटिलाइज करें, और ये कैपेसिटी ऐड होने के बाद हमारी कैपेसिटी 7.61 लाख टन हो जाती है। और क्योंकि जेके पेपर में हम एफिशिएंसी के ऊपर काफी फोकस रखते हैं, सारे पैरामीटर पर, कॉस्ट पर, तो प्रोडक्शन हम कोशिश करेंगे अगले आने वाले साल में कि 7.61 से ज्यादा कितना बना सकते हैं, वो फोकस एक रहेगा। इन्वेस्टमेंट का जहां तक सवाल है, कि मैंने पिछली बार भी आपको शेयर किया था कि अब हमारी एक प्रायोरिटी कोरुगेशन बिजनेस की है। तो हमारा लुधियाना जो प्रोजेक्ट लग रहा है, वह कंस्ट्रक्शन चालू हो चुका है, उसका प्रोडक्शन हम इस साल के फिस्कल ईयर के पहले उसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करेंगे, और उसके बाद उस बिजनेस में और फर्दर एक्सपांड करने के प्लान रहेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक जेके पेपर को भी लेकर और साथ ही इंडस्ट्री को भी लेकर। जबरदस्त मोमेंटम में इंडस्ट्री है और जबरदस्त मोमेंटम में कंपनी भी। बहुत बहुत धन्यवाद मेहता साहब समय देने के लिए और अपनी कंपनी और सेक्टर के बारे में आउटलुक हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। तो एक तरफ रॉ मटेरियल के दाम बढ़ रहे हैं, उसका असर है, दूसरी तरफ डिमांड भी मजबूत है, तो मार्जिन मेंटेन होने चाहिए। 100 रुपए पर हमारी रिकमेंडेशन थी, 350 350 हो चुका है। एब्सोल्युटली, लगभग मेरे ख्याल से कितना, 1.5 साल में जबरदस्त। और मुझे याद है 90 से 110 रुपए के रेंज में स्टॉक ने इतना समय बिताया, बिल्कुल, कब चलेगा, जब चला तो सिर्फ चला नहीं फिर तो रॉकेट ही हो गया एकदम। आइए एक और स्टॉक जो रहेगा सुर्खियों में आज, वो है टीसीएस। नतीजे आने वाले हैं बाजार बंद होने के बाद। तैयार है वरुण बताने के लिए अनुमान, बताइए। तो अनिल जी ग्रोथ तो होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन डील विंस जो इस बार थोड़ी कम रहने वाली है। माना जा रहा है कि वो जो है वो फ्लैट रहेगी, उसमें ज्यादा ग्रोथ के अनुमान नहीं है। डील विंस जो है अनिल जी वैसे भी लीन महीना रहता है ज्यादा, इसके लिए ओके, डील विंस होने वाले हैं नहीं, तो वो थोड़े ठंडे रहेंगे। रेवेन्यूज 3.5% बढ़ेंगे, डॉलर आय में करीब 3% की बढ़ोतरी होगी। एबिटा जो है उसमें 3.8% की बढ़ोतरी है। मार्जिन थोड़े बहुत सुधरेंगे, 25% से बढ़ के 25.1% के आसपास रहेंगे, और मुनाफा जो है कंपनी का उसमें करीब 3.4% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। 10,000 करोड़ के पार ही जाने वाला है, 10,100 करोड़ के आसपास का हमारा अनुमान है, तो इस पर आप रखिएगा ना सर। तो ये है आपके लिए टीसीएस पर इस वक्त नतीजों के लिहाज से अनुमान। तो मार्जिन मेंटेन रहेंगे, मतलब कोई बहुत तोड़ नंबर ना बहुत अच्छे ना बहुत खराब नहीं। लेकिन अनिल जी एक चीज है कि नंबर आने के पहले काफी सारे ब्रोकरेज हाउस ने आईटी कंपनीज को डाउनग्रेड किया है, तो अगर ये थोड़ा भी पॉजिटिव आ गया बढ़िया, तो एक्सपेक्टेशन कम है, ठीक बात है। कम उम्मीदों के साथ टीसीएस के नतीजों का आज देखते हैं, आईटी कंपनियों के लिए भी, और नतीजों के सीजन की भी शुरुआत होने वाली है आज के सेशन में। आइए विदा लेने का वक्त है। 100 पॉइंट नीचे निफ्टी है, थोड़ी ऊपर आने की कोशिश की थी, वापस नीचे। बैंक निफ्टी जरूर अपनी ताकत के हिसाब से हर निशान में बना हुआ है। सेंसेक्स 400 अंक नीचे है, तो कुछ चुनिंदा दिग्गज शेयरों में दबाव है, जिसकी वजह से निफ्टी नीचे है। बाकी बैंकिंग शेयर अपनी तरफ से पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हुए इस बार। आइए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, जय ठक्कर साहब, और साथ ही राजेश पालवे साहब, विश्वेश जी, जैन साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और आज हमारा साथ देने के लिए। दोपहर के शो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए और शो का समापन देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे। जय हिंद।